Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो पिछले लेक्चर्स की कंटिन्यूटी है। हमने डिज़ीज़ कंट्रोल का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो हमने उस वक्त डिस्कस किया था कि डिज़ीज़ कंट्रोल के लिए हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले ये हमारी कोशिश होती है कि हम बीमारी ना हो, इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर है। उसके बाद अगर जो जरासीम है या पैथोजेंस हैं या जर्म्स है हमारी बॉडी में इंटर हो जाएं, तो हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो उसके ख़िलाफ़ लड़ सके। तो इसके लिए हम वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन करते हैं। उसके बाद जो आखिरी हमारे पास चीज़ है, अगर पहले दोनों चीज़ें फेल हो जाए, प्रिवेंटिव मेजर्स भी फेल हो जाए, इम्यूनाइजेशन भी फेल हो जाए और हम बीमार पड़ जाएं, तो आखिरी हल इसका ये है कि हमने फिर ड्रग ट्रीटमेंट करवाना, यानी ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट के लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल होता है थेरेपी। तो ट्रीटमेंट या थेरेपी, इसको ड्रग थेरेपी भी कहा जाता है, ड्रग थेरेपी भी कहा जाता है। तो जैसी बीमारी होगी वैसा इलाज होगा, ये नहीं है कि हर बीमारी के लिए इलाज एक जैसा होगा। तो बीमारी हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की हैं, जैसे आपकी बुक में 3 बड़ी किस्म की बीमारियों के इलाज मेंशन किए गए हैं। पहली जो डिज़ीज़ है वो इन्फेक्शियस डिज़ीज़ कहलाती है। इन्फेक्शियस डिज़ीज़ वो डिज़ीज़ होती है जो किसी पैथोजन जरासीम की वजह से हो। इनफैक्ट जैसे मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो इन्फेक्शन की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं बैक्टीरियल डिज़ीज़। तो बैक्टीरियल डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए हम जिस ट्रीटमेंट को तजवीज़ करते हैं वो है एंटीबायोटिक थेरेपी। तो एंटीबायोटिक बेसिकली बैक्टीरिया को किल करते हैं, यानी बैक्टीरिया की वजह से एक इंसान बीमार हुआ, अगर हम बैक्टीरिया को ख़त्म कर दें तो उस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। तो यहीं से बात स्टार्ट है। अब पर्सन इज सिक, सिक का मतलब बीमार होना विद इन्फेक्शियस डिजीज़। अगर एक शख्स इन्फेक्शियस डिजीज़ से बीमार हुआ है, ही सब्जेक्टेड, फिर हम इसके ऊपर टू द एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, हम इसके ऊपर एंटीबायोटिक की एक डोजेज देते हैं। यानी आपने सुना होगा कि उसने एंटीबायोटिक खाना शुरू कर दी है, विच किल द बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक क्या करती है, अंदर जाके बैक्टीरिया को किल करती है। अच्छा, यहाँ आपने एक थोड़ा सा जहन में रखना है, बैक्टीरिया को मारने के लिए हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर सलाहियत ये है कि वो उस एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त यानी रेजिस्टेंट डेवलप करवा सकती है। अगर किसी बैक्टीरिया ने किसी एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट डेवलप कर ली तो फिर वो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया को नहीं मार सकती, फिर हमें एंटीबायोटिक चेंज करनी पड़ेगी। तो ये इस एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बाज़ दफ़ा एंटीबायोटिक आर हाउ एवर यूजफुल, एंटीबायोटिक सिर्फ उस केस में फ़ायदेमंद है इन बैक्टीरियल डिजीज़ दैट ओनली व्हेन बैक्टीरिया हैव नॉट डेवलप रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक। तो ये एक लिमिटेशन है इस इलाज के अंदर कि हमें बार दफ़ा बार बार एंटीबायोटिक चेंज करना पड़ती है क्योंकि बैक्टीरिया उसके खिलाफ रेजिस्टेंट डेवलप कर लेते। अच्छा, उसके बाद अगली जो हमारे पास बीमारी है वो कैंसर की है। बेसिकली कैंसर क्या है, इसमें अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है कि सेल डिवीजन हमेशा कंट्रोल में रहनी चाहिए, बाद दफ़ा वो अनकंट्रोल हो जाती है और सेल बिखरना शुरू हो जाता है, बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है। अगर बॉडी में सेल फैल रहे हैं तो इसको हम कहते हैं ये कैंसर है। तो ये जो सेल बॉडी के दूसरे हिस्सों को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, अगर हम उन सेल को ख़त्म करना चाहते हैं तो कैंसर का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो इसके लिए हम 2 मेथड के इस्तेमाल करते हैं। रेडियोथेरेपी, थेरेपी ट्रीटमेंट को कहा जाता है। अगर हम कैंसर का ट्रीटमेंट रेडिएशन के ज़रिए से कर रहे हैं तो ये रेडियोथेरेपी कहलाती है। तो इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट कैंसरियस डिजीज़। अच्छा, यहाँ आपने याद रखना है कि वो हिस्सा जिसमें कैंसर हो वो हमेशा रेडिएशंस के सामने लाया जाता है और रेडिएशन शॉर्ट वेव्स होनी चाहिए। शॉर्ट वेव्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जितनी वेवलेंथ इज रेसिप्रोकल टू एनर्जी, कि आप कह सकते हैं कि जितनी वेवलेंथ बढ़ेगी एनर्जी कम हो जाएगी, जितनी वेवलेंथ कम होगी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो शॉर्ट वेव्स के पास चूंकि एनर्जी ज़्यादा होती है और जिस रेडिएशन के पास जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी वो सेल को डैमेज करने की उतनी ही सलाहियत रखती है। तो कैंसरियस पार्ट इज एक्सपोज टू द शॉर्ट वेव रेडिएशन फ्रॉम, और ये रेडिएशन आती कहाँ से, फ्रॉम रेडियो एक्टिव मटीरियल्स।
रिपीटेडली एज रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल का मतलब है यकसम वक्फों से। जैसे डॉक्टर हज़रात अक्सर लिख देते हैं कि सुबह दोपहर शाम, तो ये बहुत गलत बात है सुबह दोपहर शाम लिखना, क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करें तो ये बहुत गलत हो जाएगा सुबह दोपहर शाम, क्योंकि सीज़न वाइज सुबह दोपहर शाम का ड्यूरेशन बदलता रहता है। सर्दियों में हर 3 घंटे बाद सुबह, फिर 3 घंटे बाद दोपहर, 3 घंटे बाद शाम हो जाती है, और फिर शाम से लेकर सुबह तकरीबन 18 घंटों का वक्फा हो जाता है। लेकिन गर्मियों में इनका ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाता है, रात का ड्यूरेशन कम हो। तो जब भी हम रेगुलर इंटरवल की बात करेंगे तो इसका मतलब है यकसा वक्फों से। जैसे आपने 2 गोलियाँ लेनी है तो इसका मतलब ये है दिन में 2 गोलियां हर 12 घंटे बाद, 3 लेनी है तो हर 8 घंटे बाद, 4 लेनी है हर 6 घंटे बाद। तो ये रेगुलर इंटरवल्स है। तो रेडियोथेरेपी की भी डोजेज होती हैं, जिस तरह मेडिसिन खाते हैं इनकी भी डोजेज होती हैं, और इसको रेगुलर इंटरवल। तो पाकिस्तान में भी काफ़ी जगह रेडियोथेरेपी हो रही है जिसकी वजह से कैंसर को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे 2 बड़े मशहूर हॉस्पिटल हैं, शौकत खानम और आगा खान। ये 2 बहुत ही बड़ी मशहूर हॉस्पिटल हैं जहां कैंसर का प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। शौकत खानम हॉस्पिटल वैसे ही कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए मशहूर है। उसके बाद कैंसर को कीमोथेरेपी के जरिए से, नाम क्या है, अगर केमिकल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ केमिकल से मुराद मेडिसिन हैं, यहाँ केमिकल से मुराद मेडिसिन। तो कीमोथेरेपी को डिफाइन कैसे करेंगे? अगर एंटी कैंसर, एंटी अगेंस्ट यानी कैंसर के खिलाफ लड़ने वाली मेडिसिन को अगर हम बॉडी में दाखिल कर रहे हैं और ये भी रेगुलर इंटरवल पे होगा तो इसको हम कीमोथेरेपी का। अच्छा, चाहे रेडियोथेरेपी हो या कीमोथेरेपी हो, इसमें आपने बात, इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं, क्योंकि ये कैंसर सेल्स के साथ साथ नॉर्मल सेल को भी किल करना शुरू कर देती है। इस वजह से जो भी पेशेंट जिसका ट्रीटमेंट किया जाता है, चाहे वो रेडियोथेरेपी के ज़रिए से या कीमोथेरेपी के ज़रिए से हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नज़र आते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल सेल को भी किल कर देती है। तो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास 2 किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल, 2 किस्म के ट्रीटमेंट होते हैं, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। तीसरी हमारे पास है जेनेटिक डिजीज़, कि अगर जीन ख़राब हो जाए, क्योंकि हमने बात की है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जीन्स की वजह से उसकी करैक्टरिस्टिक बनती है, ये बार बार बात हमने डिस्कस की है। अगर जीन्स खराब हो गए तो करैक्टरिस्टिक भी खराब हो जाएंगे। अगर हम उस जीन्स को ठीक कर दें तो करैक्टरिस्टिक को भी ठीक, और करैक्टरिस्टिक के खराब होने का नाम हमारे पास डिजीज है। तो जीन थेरेपी क्या है कि अगर हम जीन्स को इस्तेमाल करते हुए किसी भी बीमारी का इलाज करें जो ज़्यादातर जेनेटिक डिजीज़ के केस में सामने आती है, तो इसको हम जीन थेरेपी कहते हैं। तो इस टेक्निक में क्या होता है कि टू रिपेयर डिफेक्टिव जीन, हम जो ख़राब जीन है वह उसकी बॉडी के अंदर एक नॉर्मल जीन भेजते हैं। तो इस मेथड में आइसोलेटिंग ऑफ नॉर्मल जीन, हम किसी भी शख्स से एक नॉर्मल जीन लेंगे और उसके बाद उस जीन को पेशेंट के अंदर यानी होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, अब ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, इसके मुख्तलिफ मेथड है। जीन थेरेपी के अंदर इसके मुख्तलिफ मेथड आते हैं। जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है कि बोन मैरो ज़्यादातर वो जगह होती है यानी हड्डियों के दरमियान एक ऐसी जगह जहां ब्लड बनता है, वो बोन मैरो कहलाती है। अगर इस बोन मैरो के अंदर जीन्स ख़राब हो जाएं तो ब्लड में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सामने आता है थैलीसीमिया, कि इसमें रेड ब्लड सेल ठीक नहीं बनते। तो हम क्या करते हैं, इस बोन मैरो से कुछ सेल निकालते हैं, उन सेल के अंदर नॉर्मल जीन्स डालते हैं और उन सेल को दोबारा बोन मैरो में इंसर्ट कर देते हैं। जब वो नॉर्मल जीन अपना काम करते हैं तो रेड ब्लड सेल ठीक बनना शुरू होते हैं और थैलीसीमिया के जो पेशेंट है वो किसी हद तक ठीक हो जाते हैं। लेकिन जीन थेरेपी 100% इलाज नहीं है, यानी आप कह सकते हैं बेहतरी आती है लेकिन मुकम्मल ठीक नहीं होता। अभी इसके अंदर मजीद प्रोग्रेस हो रही है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बेहतर से बेहतर होता जाएगा। तो जीन थेरेपी क्या है कि डिफेक्टिव जीन जिसकी वजह से बीमारी हो रही है, उस डिफेक्टिव जीन्स को हम ठीक कर देते हैं, एक नॉर्मल जीन लेते हैं किसी भी शख्स से और उसको फिर होस्ट से मुराद यहाँ पेशेंट में एडमिनिस्टर करते हैं। जैसे ब्लड डिसऑर्डर के केस में हम जीन किस में इंटर करते हैं, बोन मैरोज के अंदर, और इसकी एग्जांपल जैसे थैलेसीमिया वगैरह जीन थेरेपी के ज़रिए से ट्रीट किया जा सके। उसके बाद अगली जो हमारे पास है इंटेग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट।
तो ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके थे, हाउ टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन, उसमें हम आईडीएम को डिस्कस किया था। तो बेसिकली ये एक प्रोग्राम का नाम है, तो वहां भी हमने इसकी एक्सप्लेनेशन की थी। इंटीग्रेटेड का लफ्ज़ी मतलब है जुड़ा हुआ, कि डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हर अवेलेबल मेथड जो उस डिजीज कंट्रोल के लिए मौजूद है, सारे मेथड को इस्तेमाल करना, ये इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट कहलाता, यानी एक पूरे प्रोग्राम का नाम है। जैसे पोलियो की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हम एक पूरा प्रोग्राम शुरू करते हैं, सेमिनार्स होते हैं, मीडिया के ऊपर कैंपेन चलती हैं, अखबारों में इश्तिहारात आते हैं, स्कूलों के अंदर आप कह सकते हैं लेक्चर दिए जाते हैं, वैक्सीनेशन फ्री की जाती है, इसका जो टेस्टिंग है वो फ्री की जाती है। तो इतने सारा काम करने के बाद एक पोलियो की बीमारी कंट्रोल होती है। इस प्रोग्राम के अंदर एक बात आपने लाजमी जहन में रखनी है, इस प्रोग्राम के अंदर कम्युनिटी यानी लोगों को भी शामिल किया जाता है, कि लोगों के अंदर आगाही की मुहिम चलाई जाती है और लोगों को भी कहा जाता है कि वो मजीद लोगों को बाखबर करें। तो इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट एक पूरे प्रोग्राम का नाम है, जिसमें किसी भी बीमारी से लड़ा जाता है, कॉम्बेटिंग डिजीज, और इस लड़ने के लिए हम यूटिलाइजिंग ऑल मेथड, हम हर मेथड का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एंड इंश्योर, और ये बात लाजमी इसमें कही जाती है, पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी, इसमें कम्युनिटी भी यानी लोग, मुआशरे के लोग भी इसमें शामिल हो। तो ये पूरे प्रोग्राम को हम आईडीएम कहते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? जब भी हम आईडीएम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ लोगों के अंदर अवेयरनेस का लेकर आना है। तो अवेयरनेस ऑफ कम्युनिटी, ये पहला, किसके बारे में? सिविरिटी ऑफ प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम कितना गंभीर है, यानी वो बीमारी कितनी खतरनाक है। अगर ज़्यादा खतरनाक होगी तो ज़्यादा अच्छे तरीके से कैंपेन चलेगी, अगर कम खतरनाक होगी तो कम अच्छे तरीके से कैंपेन चलेगी। उसके बाद इट्स काजेज, वो बीमारी किस वजह से हो रही है, अगर बीमारी हो जाती है तो उसके इलाज क्या है। तो ये 3 बड़े पॉइंट है जो कम्युनिटी के हर मेंबर को पता होने चाहिए। अगर बीमारी बहुत ख़तरनाक है, जैसे पोलियो है, एड्स है, हेपेटाइटिस है, डेंगू फीवर है, तो ये वो बीमारी जो बहुत ख़तरनाक है। तो सिग्निफिकेंस के आईडीएम कि ये एक प्रोग्राम है, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो इससे ख़तरनाक बीमारियां भी कंट्रोल हो सकती हैं। तो इट इज़ ए इफेक्टिव प्रोग्राम फॉर द एलिमिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ डेंजरस डिजीज़ फ्रॉम ह्यूमन सोसाइटी। इंसानी मुआशरे से जो ख़तरनाक बीमारी है उनको बड़े अच्छे अंदाज में कंट्रोल किया जा सकता है अगर हमारे पास ये प्रोग्राम सही तरह इम्प्लीमेंट हो जाता है। जैसे एग्जांपल, पोलियो को सारी दुनिया में कंट्रोल किया जाता है, आईडीएम इस्तेमाल किया जाता है। डेंगू फीवर को सारी दुनिया में कंट्रोल किया जाता है और इसका आईडीएम यानी आईडीएम इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट के प्रोग्राम को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे पास डिजीज़ कंट्रोल के 3 बड़े पॉइंट्स थे। पहले हमने प्रिवेंटिव मेजर डिस्कस किया, फिर वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन डिस्कस किया, और आखिर में ड्रग ट्रीटमेंट डिस्कस किया, और लास्ट में वो प्रोग्राम डिस्कस किया जो सारी ख़तरनाक बीमारियों को कंट्रोल कर सकता है। तो ये हमारा डिजीज़ कंट्रोल से रिलेटेड टॉपिक ख़त्म हुआ। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्लोनिंग का है, उसको हम फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.